नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। क्या बिहार चुनाव 2025 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? यादव ने नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। क्या इसी डर से नीतीश कुमार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो लंबे वक्त से सुशासन के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, हाल ही के महीनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से पहले से कहीं ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। ये बदलाव 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी रणनीति का हिस्सा है या फिर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के हमले से डर गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में वो कौन से विभाग हैं जिनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा। क्या नीतीश की लोकप्रियता में कमी के लिए भ्रष्टाचार ने अहम भूमिका निभाई है? सी वोटर सर्वे में केवल 17% समर्थन से क्या नीतीश कुमार घबरा गए हैं? ये कुछ सवाल हैं जो अब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। नीतीश को ये एहसास कराया कि जनता के बीच में असंतोष को संबोधित करना जरूरी है। एनडीए में बीजेपी के साथ गठबंधन ने नीतीश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाने का दबाव बढ़ाया है। पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने नीतीश कुमार को भी इस मुद्दे पर सक्रिय रहने को मजबूर कर दिया है। दरअसल बिहार में भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा हमेशा से रहा है और कुछ विभागों में ये विशेष रूप से काफी ज्यादा गहरा है। हालांकि सटीक डेटा सीमित ही है, लेकिन अलग अलग स्रोतों और विश्लेषणों के आधार पर अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें सबसे ज्यादा रही हैं। तो चलिए क्या कुछ है ये पूरा मामला एक बार विस्तार से बताते हैं। हर घर नल का जल योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। 29,245 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद कई गांवों में नल सूखे हैं और नलकूप खराब होने की शिकायतें आम हैं। ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच में मिलीभगत की बात भी सामने आई है और अभी तक PHED ने 14,091 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति अपर्याप्त रही है। इससे लोगों में काफी असंतोष है। वहीं शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती में अनियमितताएं, फर्जी डिग्री और रिश्वतखोरी की शिकायतें हैं। BPSC शिक्षक खुलेआम बोल रहे हैं कि 5-5 लाख घूस देकर नौकरी लिए हैं। BPSC परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों ने इस विभाग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बिहार में एम्बुलेंस सेवा के ठेके, दवा, डॉक्टरों और नर्सों के ट्रांसफर पोस्टिंग में घूस, दवा के नाम पर लूट, अस्पतालों में रखरखाव को लेकर जबरदस्त भ्रष्टाचार की खबरें हैं। जदयू, राजद और बीजेपी नेताओं से जुड़े कई लोगों और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव और दस्तावेज लीक के आरोप भी लगे हैं। अस्पतालों में दवाइयों और उपकरणों की खरीद में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2125 एम्बुलेंस के ठेके में अनियमितताओं की जांच की मांग लगातार उठ रही है। अब बात करते हैं पंचायती राज विभाग की। दरअसल ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे नल जल और सड़क निर्माण में फंड का दुरुपयोग हुआ है। पंचायती राज विभाग ने नल जल योजना के लिए 15,154 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कई गांवों में वाटर टैंक निर्माण के कुछ ही समय बाद ध्वस्त हो गए हैं। अब बात करते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की। दरअसल लैंड सर्वे में रिश्वतखोरी और भूमि विवादों में अधिकारियों की मिलीभगत भी एक बड़ा आरोप लगा है। नीतीश कुमार की लैंड सर्वे योजना को प्रशांत किशोर ने आलोचना का विषय बनाया, क्योंकि 60% लोगों के पास जमीन नहीं है। लैंड सर्वे के लिए 2023-24 में 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, लेकिन प्रक्रिया में देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई। ऐसे में नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलना उनकी सुशासन की छवि को पुनर्जीवित करने की कोशिश जरूर है, लेकिन ये रणनीति कई चुनौतियों का सामना भी कर रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार विरोधी बयानों को ढोंग करार दिया है और जन सुराज जैसे नए दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। कुछ नेताओं और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नीतीश की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार पर मुखर होना उनकी चुनावी रणनीति, विपक्ष के दबाव और बीजेपी के साथ गठबंधन का परिणाम है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज और राजस्व विभाग बिहार में भ्रष्टाचार के प्रमुख केंद्र रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर फंड के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर यह आरोप विपक्ष लगा रहा है कि नीतीश कुमार की लुटिया डुबाने का प्लान बन चुका है। दरअसल बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
जेडीयू ने इस चुनाव को जीतने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इसे यादगार बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी राह में मुश्किलें एक के बाद एक शुरू हो गई हैं। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाया था और इस बार भी चिराग पासवान तो नहीं, लेकिन उनके जैसे ही दो बड़े नेता प्रशांत किशोर यानी पीके और रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इससे जेडीयू की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। पीके और आरसीपी के मिलने से जेडीयू को कड़ी चुनौती मिल रही है। दोनों नेताओं के एक साथ आने का कारण नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करना है। दोनों पहले नीतीश कुमार के रणनीतिकार और करीबी थे, लेकिन बाद में पार्टी में हुए विवादों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा और अब दोनों मिलकर नीतीश कुमार के लिए चिराग फोबिया जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार और जेडीयू किस तरीके से निपटेगी ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। दरअसल आपको बता दें कि 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को झटका दिया था और विधानसभा चुनाव में ही नीतीश कुमार का दामन छोड़ कर दिया था और वो उनके ही खिलाफ उम्मीदवार खड़े हो गए थे। इससे जेडीयू को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। 2010 के चुनाव में भी जेडीयू ने 115 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 में उसे सिर्फ और सिर्फ 43 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और अगर चिराग पासवान एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते हैं तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बनती और एनडीए को लगभग 170 सीटें मिलती। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने जेडीयू को कई सीटों पर हराया था। इसमें सूर्यगढ़, धौरैया, जमालपुर, शेखपुरा, चिनारी, करगहर, शेरघाटी, अतरी, मधुबनी, मीनापुर, रघुनाथपुर, बड़हरिया, एकमा, बनियापुर, राजापाकर, महनार, साहेबपुर, कमाल, अलौली, खगड़िया, नाथनगर, इस्लामपुर, सुगौली, सुरसंड, बाजपट्टी, लौकहा, कदवा, सिंहेश्वर, सिमरी, बख्तियारपुर, गायघाट, समस्तीपुर, महुआ और मोरवा विधानसभा क्षेत्र शामिल था, जहां पर जेडीयू को करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिर जेडीयू को चुनौती मिल रही है। जी हां, पीके और आरसीपी के मिलने से जेडीयू को एक साफ चुनौती मिल रही है। दोनों के साथ आने का एक बड़ा कारण है नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करना, जिसको हर कोई अब समझ पा रहा है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही कभी नीतीश कुमार के करीबी थे। वो न केवल उनके रणनीतिकार थे, बल्कि उनकी किचन कैबिनेट के प्रमुख सदस्य भी थे, लेकिन दोनों को ही पार्टी के भीतर प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर को सीधे पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद जेडीयू के भीतर उनके खिलाफ खेमेबाजी शुरू हो गई और इस खेमेबाजी की वजह से ही नीतीश कुमार के उन खेमों के पक्ष में खड़े होने के कारण दोनों को पार्टी से बाहर होना पड़ा और अब पीके और आरसीपी का एक साथ आना जेडीयू के लिए चिराग फोबिया जैसी स्थिति पैदा करना है, जो आने वाले वक्त में यानी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ा जो मिशन है वो हो सकता है और नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। पीके और आरसीपी ने मिलकर मिशन कल्याण बिगहा भी शुरू किया है। इसका मकसद नीतीश कुमार को उनके गृह क्षेत्र से ही चुनौती देना है। वो नीतीश कुमार के गांव से भ्रष्टाचार और असुविधाओं के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। शायद ये चिराग फोबिया का ही असर है कि प्रशांत किशोर को कल्याण बिगहा जाने नहीं दिया गया। उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कल्याण बिगहा की घेराबंदी कर दी थी। पीके अपने मिशन में भले ही नाकामयाब हुए, लेकिन उनका राजनीतिक मकसद पूरा हो गया। अपने इस मकसद के लिए उन्होंने प्रशासन से नोकझोंक भी की। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मिशन चिराग का दूसरा रूप पीके और आरसीपी है। जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति की थी, तब भी कहा जा रहा था कि उन पर बीजेपी की कृपा है। उपचुनाव में 8 से 10% वोट लाने वाले जनसुराज के नायक और आरसीपी का मिलना क्या बीजेपी की तरफ ही इशारा कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो पीके और आरसीपी अगर 1 और 11 हुए तो नीतीश कुमार की राजनीति नैया डुबोने के लिए काफी हो सकती है। वैसे आपका क्या मानना है बिहार की रणनीति को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।